वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम एंड एडीसी एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 5 करवाया जा रहा है, जो कि है फर्म्स कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले जो है वो इसमें हम समझते हैं ये ओवरव्यू के ज़रिए कि फर्म कॉस्ट और जो रेवेन्यू एनालिसिस है, ये जो है एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और ये एनेबल करता है फर्म्स को कि अंडरस्टैंड करें उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और कर सकें स्ट्रेटजिक इन्फॉर्म स्ट्रेटजिक डिसीजन। और ये जो एनालिसिस होता है उसमें ये होता है कि बहुत सी जो है वो टाइप की कॉस्ट आती हैं, और ऐसी कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन के दरमियान आती हैं और जो रेवेन्यू जनरेट हुआ सेल्स से। सो अंडरस्टैंड करते हुए जो रिलेशनशिप है कॉस्ट और रेवेन्यूज़ के दरमियान, जो कॉस्ट आ रही है, जो रेवेन्यूज़ है, जो इनकम है, फर्म जो है वो देख सकती है प्रॉफिटेबिलिटी, और इस तरह वो सेट करती है सही जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ है और ऑप्टिमाइज़ करती है जो रिसोर्स एलोकेशन होती है। ये एनालिसिस हेल्प भी करता है ब्रेक इवन को आइडेंटिफाई करने में। ब्रेक इवन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन होती है, और ये क्रूशल होता है असेस करने के लिए जो वायबिलिटी होती है बिजनेस ऑपरेशंस की। सो ओवरऑल जो कॉस्ट और रेवेन्यू एनालिसिस होता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इवेल्यूएट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी कि किस हद तक जो है वो एफिशिएंट हैं ऑपरेशंस। एफिशिएंट से मुराद ये कि कितने इनपुट से कितना आउटपुट मिल रहा है। कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा तो उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। और इसके अलावा फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। नाउ द टाइप्स ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट की टाइप्स देखते हैं। मुख्तलिफ तरह की कॉस्ट होती हैं, कॉस्ट को कैटेगराइज किया है डिफरेंट कैटेगरीज में। फ़िक्स कॉस्ट होती है। अब फिक्स कॉस्ट ऐसी होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ़िक्स है, तो ये फ़िक्स रहती है। आउटपुट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक फैक्ट्री में, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना भी आउटपुट हो, कितना भी ज़्यादा काम हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे काम बहुत ज़्यादा हो, चाहे काम कम हो, चाहे कितनी भी ज़्यादा चीज़ें बने या कितनी भी कम चीज़ें बने, कितनी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड हो, कम प्रोवाइड हो, फ़िक्स कॉस्ट फ़िक्स रहती है। और इसकी एक कॉमन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो रेंट है। बिल्डिंग का रेंट है या किसी इक्विपमेंट का रेंट है, वो फ़िक्स रहेगा, वो जो है फ़िक्स रहता है। और इसके अलावा सैलरीज़ को भी फ़िक्स के अंदर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि सैलरीज़ जो है वो फ़िक्स रहती हैं। और वो एक अलग बात है कि ईयर बाय ईयर तो इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन जो सैलरीज़ हैं, कमीशन को हटा के अगर हम देखें, कमीशन तो खैर डिपेंड करता है, तो जो सैलरी होती है वो जो है वो भी फ़िक्स कॉस्ट के अंदर आ जाती है। और उसके अलावा फिर वेरिएबल कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट तो ऐसी है जो कि फ्लक्चुएट करती है प्रोडक्शन वॉल्यूम से, और इसके अंदर जो है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाती है और लेबर कॉस्ट भी इसमें आ जाती है। और वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये कॉस्ट ज़ीरो रहेगी। प्रोडक्शन जितनी बढ़ेगी ये बढ़ती चली जाएगी। इसी चीज़ को आगे ग्राफ से भी आपको बताया जाएगा। और फिर इसके अलावा टोटल कॉस्ट होती है। अब टोटल कॉस्ट तो बहुत आसान है, वो क्या है कि सम है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का। इन दोनों कॉस्ट को ऊपर वाली, इनको हम जब सम कर देंगे, इनका सम निकाल देंगे, इनको ऐड करेंगे आपस में, तो ये जो टोटल कॉस्ट आएगी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है फर्म के ओवरऑल जो है वो एक्सपेंडिचर। इसके अलावा एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट भी आती है। अब एवरेज कॉस्ट क्या है, शो करती है पर यूनिट एक्सपेंस। एवरेज जिस तरह हम निकालते हैं चीज़ों का, इससे हमें पता चलता है कि जो एक यूनिट बना है उसके ऊपर कितना खर्चा आया है, एवरेज निकाला जाता है बाकायदा। और एवरेज हम निकालते किस तरीके से हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होती है उससे। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से हम डिवाइड कर देते हैं, जो टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, तो हमारे पास एक एवरेज सामने आ जाती है, एक एवरेज फिगर आ जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि पर यूनिट जो है वो हमें कितना जो है वो पड़ा, एक यूनिट हमें कितने का पड़ा। फॉर एग्जांपल कि 1000 यूनिट बन रहे हैं, तो हम ये फाइंड करना चाहिए कि एक यूनिट हमें कितने में पड़ा। 1000 यूनिट बनते हैं, सपोज शर्ट्स बनती हैं 1000, तो वो हमें पता चल जाएगी 1000 जितनी भी उसकी कॉस्ट आएगी टोटल। सपोज अगर 10 लाख है तो 10 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास जो वो एवरेज फिगर आ जाएगी। उसके अलावा फिर जो है मार्जिनल कॉस्ट आती है। अब जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ये एक एडिशनल कॉस्ट होती है। जब एक ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एडिशनल कॉस्ट, सपोज वही उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि 1000 यूनिट्स बन गए शर्ट के। अब एक और नई शर्ट बन रही है, उसके ऊपर सपोज 200 की कॉस्ट आ रही है, तो अब वो जो 200 की कॉस्ट आ रही है एक और शर्ट बनने पे, वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाई जाएगी, जो एडिशनल कॉस्ट आ रही है कि एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पे। अच्छा, अब जो है वो कॉस्ट कर्व से हम ग्राफ से समझते हैं
इसको फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को, जैसे कि आपको बताया गया था। अब जो फिक्स कॉस्ट कर्व है ये हॉरिजॉन्टल होता है एंड डू नॉट चेंज विद द प्रोडक्शन लेवल। अब फिक्स कॉस्ट कर्व जो है, जिस तरह फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है तो फिक्स कॉस्ट का कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, ये ऊपर नीचे नहीं होता। और ये कैसे नहीं होता ये अब आपको दिखाते हैं। इस तरीके से जो है ये फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट का कर्व इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस जो है होती है, और ये इसी तरह फिक्स रहता है। और आप देख सकते हैं कि ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है, ये बिल्कुल नीचे से नहीं लगा हुआ, ये थोड़ा ऊपर ही रहता है हमेशा, क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता इस वजह से। और इसके मुकाबले में वेरिएबल कॉस्ट कर्व की अगर हम बात करें तो जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इंक्रीजिंग कॉस्ट एज प्रोडक्शन आउटपुट राइजेस। तो जो वेरिएबल कॉस्ट कर्व है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो ये नीचे से, बिल्कुल नीचे से शुरू होता है वेरिएबल कॉस्ट कर्व, और ये ऊपर जाता रहता है, फिक्स कॉस्ट तक पहुंचता है, फिर फिक्स कॉस्ट को भी क्रॉस कर जाता है, ये उसको भी क्रॉस कर जाता है ये वेरिएबल कॉस्ट का। और ये डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा यूनिट्स बनेंगे, तो जितने ज़्यादा यूनिट बनेंगे ये उतना ऊपर जाता रहेगा वेरिएबल कॉस्ट कर्व, जबकि फिक्स कॉस्ट कर्व अपनी जगह हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बिल्कुल फिक्स रहती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के जो कर्व है, अगर हम उनको देखें, मार्जिनल कॉस्ट जो कि आपको पीछे बताया गया था, ये जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो एडिशनल होती है, जबकि एवरेज जो है एवरेज निकाला जाता है, पर यूनिट के हिसाब से हम निकालते हैं। और ये जो है वो यू की तरह होते हैं और इंडिकेट करते हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शन और जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं। तो जो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो कुछ इस तरीके का होता है, पहले ये नीचे जा रहा है और फिर ये ऊपर, और इसी तरह से एवरेज कॉस्ट का भी कुछ इसी तरह से होता है, लेकिन ये थोड़ा ऐसे होता है। तो ये जो है मार्जिनल कॉस्ट का हो गया, और ये हो गया एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट जो कि पर यूनिट कॉस्ट हमें जिससे पता चल रही है, और मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा, और जो है यहाँ पर हम कॉस्ट और यहाँ पर हम क्वांटिटी को लिखते हैं। तो अब मार्जिनल कॉस्ट जो कि एडिशनल कॉस्ट को बता रही है, और एवरेज कॉस्ट जो कि हमें एक एवरेज बता रही है, यानी कि हमें एक यूनिट कितने में पड़ा, एक पीस हमें कितने में पड़ा। नाउ द टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज़। अब रेवेन्यूज़ की हम टाइप की बात करें तो टोटल रेवेन्यू होता है, जो टोटल रेवेन्यू होता है ये ओवरऑल जो है वो इनकम जो कि आई सेल्स से, और इसमें हम कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई करते हुए प्राइस को क्वांटिटी सोल्ड से। प्राइस को जो भी क्वांटिटी बेची गई उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो टोटल रेवेन्यू आ जाता है, यानी कि प्राइस बाय क्वांटिटी, इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं जो टोटल रेवेन्यू होता है। तो प्राइस के अंदर जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है, जो जो प्रोडक्ट बिकी उनका, और क्वांटिटी में जितनी भी प्रोडक्ट बिकी उसकी जो क्वांटिटी है, प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो। इसके अलावा फिर एवरेज रेवेन्यू की बात करें, एवरेज रेवेन्यू शो करता है इनकम पर यूनिट, ये पर यूनिट की इनकम को शो कर रहा होता है, और इसको हम हासिल करते हैं जब हम डिवाइड करते हैं टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी सोल्ड से। टोटल रेवेन्यू को जब हम क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, यानी कि टोटल रेवेन्यू जो हमारे पास आया, जो ये ऊपर वाला ही टोटल रेवेन्यू जो हमने निकाला था, उसको फिर हम जो है क्वांटिटी सोल्ड से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक एवरेज आएगा, तो हमें एक एवरेज मिल जाएगा। उसके अलावा फिर मार्जिनल रेवेन्यू है, ये बिल्कुल इसी तरह से मार्जिनल एक्सपेंस की तरह, मार्जिनल कॉस्ट की तरह, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट थी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो रेवेन्यू है। सो ये एक्स्ट्रा इनकम जो आई फ्रॉम सेलिंग एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचा गया शर्ट का सपोज़, अब उससे जो एक एक्स्ट्रा जो इनकम आ रही है सपोज़ 400, तो वो जो है मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कहलाया जाएगा। सो मार्केट स्ट्रक्चर इम्पैक्ट अगर हम देखें तो जो परफेक्ट कंपटीशन है वहाँ पर एवरेज रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। और मोनोपोली हम देखें जहाँ पर सिर्फ एक ही जो सेलर होता है मार्केट में, या फिर एक डोमिनेंट सेलर होता है, तो वहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे आउटपुट के अंदर इजाफा होता है। सो अब हम ग्राफ से अगर हम समझें टोटल रेवेन्यू कर्व को, सो टोटल रेवेन्यू कर्व जो है वो एक तो ये चीज़ है कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीज इनकम जो है हायर सेल्स वॉल्यूम के साथ। सो कर्व जो है वो कुछ इस तरीके का होता है टोटल रेवेन्यू का, और एक तरफ जो है वो यहाँ पर रेवेन्यू है और दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास
क्वांटिटी है। तो जितनी ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी के साथ साथ जो है वो टोटल रेवेन्यू के अंदर इजाफा होता रहता है। और ये आप देख सकते हैं कि अपवर्ड स्लोप है, यानी कि ऊपर की तरफ जो वो जा रहा है, इंक्रीज़ हो रही है इनकम, रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो रहा है इनकम के अंदर, जैसे जैसे हायर सेल वॉल्यूम हो रहा है, यानी कि जो क्वांटिटी है क्यू उसके अंदर इजाफा हो रहा है, यानी कि दोनों ही में एक साथ इजाफा हो रहा होता है। सो एवरेज रेवेन्यू अगर परफेक्ट कंपटीशन में देखें तो एवरेज रेवेन्यू कर्व हॉरिजॉन्टल होता है। परफेक्ट कंपटीशन में जो कर्व होता है वो कुछ हॉरिजॉन्टल यानी कि कुछ इस टाइप का ही होता है जिस तरह से उस फिक्स कॉस्ट का कर्व था, और ये इंडिकेट करता है कांस्टेंट रेवेन्यू जो है पर यूनिट सोल्ड। जो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं और फ्री एंट्री होती है और एग्जिट भी होता है। मार्जिनल रेवेन्यू में देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू मैच करता है एवरेज रेवेन्यू जो है परफेक्ट कंपटीशन में, लेकिन डाउनवर्ड स्लोप होता है मोनोपली के अंदर। मोनोपली के अंदर डाउनवर्ड स्लोप होता है प्राइसिंग इफेक्ट्स की वजह से। सो डिसीशंस की हम बात करें रेवेन्यू कर्व्स के साथ, सो ये रेवेन्यू कर्व्स जो है वो फर्म्स को असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं ऑप्टिमाइज़ करने में प्रोडक्शन भी और प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ताकि बेटर प्रॉफिट हासिल किया जा सके। अच्छा, आप समझते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन तो खैर एक आसान सी चीज़ें समझने के लिए इसका ग्राफ भी समझेंगे। सो ब्रेक इवन एनालिसिस में ये होता है कि ये आइडेंटिफाई किया जाता है व्हेन टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट इन इंडिकेटिंग नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि ब्रेक इवन के अंदर इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि जहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, जो इनकम आ रही है वो टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होता, और अगर एक नई फर्म अगर ब्रेक इवन एनालिसिस तक जल्दी पहुँच जाती है तो इसका मतलब ये कि आगे उस फर्म का कि सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसने अपनी कॉस्ट को जल्दी रिकवर कर लिया है। तो इसका मतलब है कि आगे वो फर्म काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। जितनी लेट एक फर्म ब्रेक इवन तक पहुंचती है तो उतनी ज़्यादा उसकी सक्सेस के चांस जो है वो कम हो सकते हैं। और ब्रेक इवन के जो डायग्राम के कंपोनेंट की हम बात करें तो उसमें एक तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू होते हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो टोटल रेवेन्यू और जो टोटल कॉस्ट होती है आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। और वो कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू का कर्व है वो यूँ है और जो टोटल कॉस्ट होती है वो यहाँ से शुरू होती है। अब ये दरमियान में जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट आ रहा है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ये ब्रेक इवन का पॉइंट है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू जो है यहाँ पर टोटल कॉस्ट के बराबर हो रहा है। इतनी सेल ज़रूरी है इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, इतनी सेल ज़रूरी है ब्रेक इवन को जो है यहाँ ब्रेक इवन के पॉइंट के ऊपर, यानी कि इतनी सेल ज़रूरी है कि जो है वो ब्रेक इवन तक पहुँचा जाए। और अगर इससे ज़्यादा सेल होगी तो ऑब्वियसली बात है फर्म जो है वो फिर प्रॉफिट की तरफ जाएगी। सो टोटल रेवेन्यू हमेशा जो है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए ब्रेक इवन हासिल करने के लिए, और इससे ज़्यादा भी सेल होगी तो ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पर सेल आता है इसके अंदर वाई एक्सिस में और क्वांटिटी आती है यहाँ पर। और कुछ बुक्स में यहाँ पर रेवेन्यू भी लिखा हुआ आपको दिखाई देगा वाई एक्सिस पे। तो इतनी क्वांटिटी सेल हो कि ये पॉइंट जो है वो अचीव किया जा सके जहाँ पर टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के जो है वो बराबर हो। सो अंडरस्टैंड करना इस एनालिसिस को हेल्प करता है फर्म्स को कि वो सेट करें टारगेट्स, इवेल्यूएट करें फाइनेंशियल वाइबिलिटी और प्लान करें जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके लिए भी। और इसके अलावा ये कि ये हेल्प भी करता है रिस्क असेसमेंट में और स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अंदर ये हेल्प करता है, और इंश्योर करता है कि फर्म कवर करे अपनी कॉस्ट को और अचीव करे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी भी। सो ये जो है ऐसा टूल है जो कि दोनों के लिए ही है, नए के लिए तो है ही, साथ में इस्टेब्लिश बिजनेस के लिए भी जो वो बहुत ज़रूरी है ये टूल। अब रियल लाइफ एग्जांपल्स इसकी कुछ अगर हम लें कि रियल लाइफ एग्जांपल्स इसकी क्या हो सकती हैं, ऐसे तो कई सारी हो सकती हैं। एक बेकरी फॉर इंस्टेंस के उसकी फ़िक्स कॉस्ट है, जैसे कि रेंट की फ़िक्स कॉस्ट है उसकी, और उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो इंग्रेडिएंट्स की है और उसके जो लेबर हैं उनकी। एनालाइज करते हुए इन कॉस्ट और रेवेन्यू को जो सेल से आ रही है
बेकरी वाले जो है, बेकरी की जो मतलब ऑनर है या जो मैनेजमेंट है, वो उसके ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को भी वो निकाल सकते हैं। वो ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनको जितना भी रेंट पे करना है, अब शॉप का रेंट है सपोज़ 1 लाख है, तो वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी कितनी सेल्स जो है वो ज़रूरी है। और अगर इंग्रेडिएंट्स का एक्सपेंस भी हम सपोज़ 1 लाख ही रख लेते हैं, तो वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एटलीस्ट उनको, अगर उनको 50% का भी प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर मतलब 50-50 प्रॉफिट है उनका इनके, तो ऐसे सिचुएशन में वो ऑलमोस्ट 4 लाख की उनकी अगर सेल होती है, तो फिर वो ब्रेक इवन तक वो पहुंच सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी की प्राइसिंग की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जो कंपनी होती है उसकी हाई फिक्स डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, जबकि लो वेरिएबल कॉस्ट होती है। जो फिक्स होगी वो ज़्यादा है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, वो क्रूशियल होती है प्राइसिंग डिसीजन के लिए। जबकि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज़ करती है मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस जो है डिसाइड करने के लिए कि क्या इंक्रीज़ की जाए प्रोडक्शन या नहीं। जो मार्जिनल यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आएगी, जैसे कि पीछे आपको शर्ट की एग्जांपल दी गई थी, तो शर्ट को एक्स्ट्रा एक शर्ट बनाई जा रही है तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से वो जितने पीस एक्स्ट्रा और बनाना चाहते हैं तो उस पर उनकी कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये एग्जांपल से पता चलता है कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है इन कॉस्ट को और रेवेन्यू को, जितना एनालिसिस है, ताकि ऑप्टिमाइज़ किया जाए, ऑपरेशंस प्राइस सेट करें और फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल करें। सो नाउ दी कंक्लूड, अब कंक्लूड करते हैं इस ट्यूटोरियल को। सो कॉस्ट और रेवेन्यू एनालिसिस जो है एसेंशियल होता है फर्म्स के लिए कि अंडरस्टैंड करें उनके फाइनेंशियल डायनामिक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकें, और एग्जामाइन करते हुए इन डिफरेंट टाइप्स को कॉस्ट और रेवेन्यू के फर्म जो ऑप्टिमाइज करती हैं प्रोडक्शन, सेट करती हैं इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, अचीव करती प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट कर्व्स और रेवेन्यू कर्व्स प्रोवाइड करते हैं विजुअल इंसाइट जो है फाइनेंशियल बिहेवियर, जबकि ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प करता है ऑपरेशनल वायबिलिटी। रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये हमें पता चलता है कि जो प्रैक्टिकल रिलेवेंस इन कॉन्सेप्ट की और ये किस तरह प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होते हैं, और हम भी इनको अप्लाई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। सो मास्टर करते हुए कॉस्ट और रेवेन्यू एनालिसिस एम्पावर करता है फर्म्स को कि एनहेंस करें एफिशिएंसी और मैनेज करें रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और इंश्योर करें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।